हाँ हाँ भाई सेकेंड ईयर। अब जरा जानते हैं हम हमारे शूक के बारे में। ठीक है, शूक जो होते हैं पैरापोडिया में वो 3 प्रकार के होते हैं। अब इन तीनों में अंतर क्या होता है भाई? तीनों में अंतर, किसी में शेफ्ट छोटा हो जाएगा तो ब्लेड बड़ा। ब्लेड को हम हिंदी में फलक बोलते हैं। अब फलक तो आप लोगों को भी याद नहीं रहेगा, इसीलिए आप लोग भी शेफ्ट और ब्लेड के नाम से ही जानिएगा। ठीक है, तो इसमें शेफ्ट और ब्लेड में किसी का शेफ्ट छोटा ब्लेड बड़ा, किसी का ब्लेड जो है वो हुक जैसा हो जाएगा, तो किसी में जो आपका ब्लेड है वो पतवार जैसा होगा। पतवार तो सब समझते हैं भाई, रेडर। तो चलें एक काम करते हैं, एक डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। हाँ भाई फाइन, सेकेंड ईयर जरा ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, तो सेकेंड ईयर जरा ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पर ये 3 प्रकार के शूक बनाए हैं। ठीक है, अब ये तीनों शूक जो हैं उसमें क्या रहता है, जो बेस की तरफ स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये, ठीक है, ये इतना, ये बेस की तरफ जो आधार की तरफ आप संरचना देख रहे हैं वो होता है आपका शेफ्ट। दिस इज अ शेफ्ट। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो आपके पास क्या उपस्थित होते हैं, ब्लेड। ब्लेड मतलब फलक। तो वो ये देखें, दिख रहा है आपको, ये संरचना जो है दिस इज अ ब्लेड। ये दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं आपका शूक, मतलब सीटी का निर्माण करते हैं ये। ठीक है, अब इसमें होता क्या है क्लास, इसमें ये जो पहली प्रथम प्रकार में जो बनाया हुआ है शूट, इसमें क्या होगा, इसमें आपका ब्लेड जो है थोड़ा सा तिकोना होगा, हल्का सा। ठीक है, तिकोना होने के साथ में ये थोड़ा सा छोटा होता है। अगर इन तीनों में कोई बड़ा शूट उपस्थित होता है तो वो ये बीच वाला है, ये सबसे बड़ा प्रकार का शूक है यहाँ पर। ठीक है, बाकी तो छोटे ही होते हैं। जैसे इसमें ब्लेड छोटा है, शेफ्ट बड़ा, किसी में शेफ्ट बड़ा होता है, ब्लेड छोटा। तो इस तरह के आधार पर ही ये अलग अलग प्रकार बन जाते हैं शूक के, और ये सब चीज किसमें उपस्थित होती है आपकी पैरापोडिया में। क्लियर है? आगे चलते हैं फिर हम। अब हम बात करते हैं लोकोमोशन मतलब गमन। अब भाई सेकेंड ईयर एक बात बताएं आप, पैरापोडिया हम स्टडी कर रहे हैं तो किसमें करेंगे हम, नीरिस में। ठीक है, यानी कि लोकोमोशन इन नीरिस।
अब जरा समझिएगा, नीरिस में जो गमन होता है सेकेंड ईयर वो दो प्रकार से होता है, ठीक है। पहला होता है क्रॉलिंग। क्रॉलिंग को हम हिंदी में बोलते हैं रेंगना। अब तो समझ में आ गया होगा, रेंगना। और जो सेकंड है वो होता है स्विमिंग। स्विमिंग तो आप वैसे भी जानते ही होंगे, स्विमिंग मतलब क्या होता है ना, मतलब तैरना, ठीक है। तो नीरिस जो है वो दो प्रकार से लोकोमोट, दो प्रकार से चलता है। जो फर्स्ट है वो है आपका क्रॉलिंग और सेकंड है वो है आपका स्विमिंग, ठीक है। लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है वही जानते हैं हम यहाँ पर। जब नीरिस नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल स्टेज में, ये तो आपको पता होगा, नीरिस समझते हैं आप? नीरिस कांतर समझते हैं? कांतर, कंचड़ा, कुछ समझते हैं इनमें से? देखे भी होंगे आपने जनरली अपने घरों में, इस तरह के बहुत बड़े बड़े, मतलब इतने बड़े बड़े तक होते हैं, कोई इतनी सी होगी, नेक्सी सी, है ना, तो अलग अलग होते हैं, होते नीरिस जैसे ही बिल्कुल, एनिलिड में ही है वो भी। तो यहाँ पर होता क्या है, वो दो प्रकार की संरचना दर्शाते हैं, ठीक है। जो दो प्रकार संरचना मतलब दो प्रकार से गमन करते हैं। लेकिन वो जो आपके नीरिस होते हैं वो होते हैं आपके बिलकारी जंतु। कैसे होते हैं? बिलकारी जंतु होते हैं, मतलब किसी चट्टान के नीचे, पत्थर के नीचे बिल बनाकर रहते हैं हमेशा, ठीक है। जब ये नॉर्मल अवस्था में है, नॉर्मल मतलब सामान्य अवस्था, दो अवस्थाओं के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। एक तो नॉर्मल स्टेज, सामान्य अवस्था, और दूसरा होता है इसका प्रजनन काल, रिप्रोडक्टिव स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसका सामान्य काल होता है, नॉर्मल टाइम चलता है, उस वक्त जब उसको लोकोमोट करना होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब ये जाएगा सामान्य अवस्था में क्लास, तब वो हमेशा रेंग कर जाएगा, ठीक है। लेकिन जब उसका प्रजनन काल आता है, किसका? नीरिस का, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा नीरिस की जो रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है वो क्या कहलाई जाती है? में रिप्रोडक्टिव स्टेज जो होती है नीरिस की, वो क्या कहलाती है आपकी? दैट इज अ हेटेरोनीरिस। क्या कहलाई जाती है? हेटेरोनीरिस, ठीक है। अब एक तो है आपकी नीरिस, एक है आपकी हेटेरोनीरिस। तो कहने की बात ये है क्लास, इन दोनों में अंतर होगा। देखिए मैं यहाँ दोनों का डायग्राम बना देती हूँ, थोड़ा थोड़ा आप लोग समझिएगा, बस समझ, भाई समझाना मेरा काम है, बस समझना आपका, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। समझ नहीं आए तो बताइएगा क्लास। आपने इस तरह से कांतर वगैरह देखी होंगी, है ना। इसके हर एक सेगमेंट पर एक पैरापोडिया पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पहला जो प्रथम सेगमेंट होगा वहां नहीं होगा, और लास्ट सेगमेंट जो एनल सेगमेंट होता है उसमें भी उपस्थित नहीं होते पैरापोडिया, ठीक है। ये तो बना दिया है मैंने नॉर्मल से आपका क्या? नीरिस। लेकिन जब इसका प्रजनन काल आता है, मतलब इसका रिप्रोडक्टिव टाइम जब होता है, तब इसकी संरचना कुछ ऐसी हो जाती है। उपस्थित तो पैरापोडिया इस पर भी होंगे। हाँ, ये जो हेटेरोनीरिस होती है क्लास, दिस इज द नीरिस एंड दिस इज अ हेटेरोनीरिस। मतलब सामान्य अवस्था में तो नीरिस कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है, सिर्फ सेगमेंटेड बॉडी है सिर्फ। लेकिन जब हेटेरोनीरिस आता है तब इसके पीछे वाला भाग जो होता है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है।
ये देखिए, और इसको हम क्या बोलते हैं, एपिटॉक। ठीक है, ये जो एपिटॉक होते हैं ये थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है। इस पर जो पैरापोडिया होते हैं वो भी थोड़े बड़े शेप के होते हैं। ठीक है, थोड़े बड़े साइज के होते हैं। और साथ में जो इस पे पैरापोडिया उपस्थित होते हैं वो काम करते हैं लाइक अ पतवार। पतवार समझते हैं ना, रैडर समझते हैं ना आप सब लोग। जब हम नाव चलाते हैं तो नाव किसके द्वारा चलाई जाती है, पतवार के द्वारा। तो बस इसमें जो ये पैरापोडिया होते हैं पतवार का काम करते हैं। तो यहाँ ये मैंने दोनों अवस्थाएं बना रखी हैं, नॉर्मल भी है और प्रजनन काल में जो आपका रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है हेटेरोनीरिस, तो इस तरह से दिखाई देती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी क्लास, कि जो नीरिस होता है ये कैसा होता है, ये एक बिलकारी जंतु है। ठीक है, मतलब बिल बना के रहता है किसी चट्टान वगैरह में, किसी पत्थर वत्थर के नीचे। तो जब इसको, ये नॉर्मल अवस्था है इसकी, ठीक है, नॉर्मल है। जब इसे लोकोमोट करना है, गमन करना है, तब ये दर्शाएगा क्रॉलिंग, मतलब रेंग कर जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। क्लियर। लेकिन जब इसका हेटेरोनीरिस अवस्था आएगी, मतलब इसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज जब आएगी, तब वहां पर नीरिस जो है कैसे हो जाएगा, स्विमिंग की तरह से। ठीक है, तो चले एक काम करते हैं, 1 बाय 1 क्लियर कर लेते हैं अपनी इन चीजों को। पहले हम बात करेंगे अपने रेंगने वाली बात पर, मतलब क्रॉलिंग पर। क्लास ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी नीरिस को जाना होता है, गमन करता है, तो उसमें गमन जो है वो 2 ही स्ट्रोक में पूरा होता है। ठीक है भाई, हम यहाँ बात कर रहे हैं क्रॉलिंग की, मतलब रेंगना। भाई रेंगना तो आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि नीरिस कुछ इस टाइप से चलता है, ऐसे चलता है ना, बस उसमें बहुत ज्यादा पैर होते हैं तो वो सारे पैर ऐसे ही चल रहे होते हैं उस पर, किसी भी आप उस पर मान सकते हैं सरफेस पर, है ना, ऐसे चलता है ना रेंगना, तो भैया यही होता है उसका। तो बस उसी चीजों को याद रखते हुए क्रॉलिंग में हमेशा 2 स्ट्रोक कंप्लीट होती हैं। 2 स्ट्रोक में ये रेंगता है। कौन कौन से, पहला वही प्रभावी स्ट्रोक एंड सेकंड इज पुनः प्राप्ति स्ट्रोक। ठीक है, प्रभावी स्ट्रोक और पुनः प्राप्ति स्ट्रोक। अच्छा क्लास, अब थोड़ा सा पीछे बनाए हुए डायग्राम को थोड़ा सा याद करते हुए इमेजिनेशन पावर अपनी हाई रखिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। चले, थोड़ी देर पहले मैंने अभी डायग्राम बनाया था, उसमें एसिकुलर मसल बनाई थी ना पीछे की तरफ, जिससे एसिकुलम निकल रही थी, जिसमें भाई किसकी बनी होती थी, काइटिन की बनी होती थी। तो एसिकुलम मसल जो होती है, एसिकुलर मसल, उनमें संकुचन होगा तो जाहिर सी बात है वो सिकुड़ती है, तो उससे जुड़ी हुई जो आपकी एसिकुलम थी वो पीछे की तरफ जाएगी। वो पीछे की तरफ जैसे ही आती है तो जो पैरापोडिया होता है वो अपना प्रभावी स्ट्रोक दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद उसमें मतलब एसिकुलर मसल में शीतलन होगा और शीतलन के होते ही क्या हो जाएगा, उसमें पुनः प्राप्ति स्ट्रोक दर्शाएगा। अच्छा, यहाँ तो ये बात रही आपकी एसिकुलर मसल के बारे में कि उनमें संकुचन और शीतलन के ही आधार पर ये जो आपके नीरिस होते हैं वो रेंग कर गति करते हैं। ठीक है, उनमें गमन जो होगा वो एसिकुलर मसल के बेस पर ही होगा। लेकिन क्लास अब हम आते हैं अपने प्रभावी और पुनः प्राप्ति, इसको मैं अपने नॉर्मली उसमें बता देती हूँ। देखिए, अगर मुझे रेंगना है, मैं कैसे रेंगूंगी भाई, लाइक दिस। ठीक है, यही प्रोसीजर रहता है ना। तो बस अब इसी चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इमेजिनेशन पावर को हाई रखिएगा क्लास। प्रभावी स्ट्रोक में ये सबसे पहले क्या करते हैं, अपने पैरापोडिया को उठाकर ऊपर लेकर आते हैं, बस इतना। ये होती है उनकी प्रभावी स्ट्रोक। उसके बाद उसमें क्या होगा, शिथिलन होगा और शिथिलन के बाद ये नीचे जाएगा। ठीक, प्रभावी स्ट्रोक पुनः प्राप्ति, प्रभावी स्ट्रोक पुनः प्राप्ति। समझ में आ रहा है ये दोनों स्ट्रोक इसके किस तरह काम करते हैं नीरिस के? सेकेंड ईयर गमन समझ में आ रहा है, नीरिस में किस तरह लोकोमोट करता है नीरिस? ये दो ही स्ट्रोक में अपना पूरा कंप्लीट करेगा। कौन कौन से?
प्रभावी और पुनः प्राप्ति, उसके बाद फिर से प्रभावी, फिर से पुनः प्राप्ति, इसी तरीके से करेगा। एक बात और, इसमें जो इसके अनुप्रस्थ रेखाएं जो होती हैं नीरिस में, सेगमेंटेड बॉडी है, तो एक तरफ के जो इसके पैरापोडिया होते हैं क्लास, वो हमेशा एक ही साथ एक ही प्रकार के स्ट्रोक दर्शाएंगे। यानी कि कहने की बात ये है कि अगर जिस सेगमेंट में पैरापोडिया प्रभावी स्ट्रोक दर्शाएगा, वहीं का वो भी दूसरा वाला जो है वो भी प्रभावी स्ट्रोक ही दर्शाएगा, वो पुनः प्राप्ति नहीं दर्शाएगा। एक साथ ही उठते हैं, एक साथ ही उनको नीचे लेकर आते हैं पैरापोडिया को। समझ में आ रहा है ये क्रॉलिंग? सेकेंड ईयर मुझे यहाँ जवाब दें अपना आप। संतोषी क्लियर हुआ बेटा? रिपीट, ओके। देखें, हम बात करते हैं क्लास यहाँ पर अपनी पैरापोडियल लोकोमोशन के बारे में। आपका जो टॉपिक आज से स्टार्ट हुआ है दैट इज अ पैरापोडियल लोकोमोशन। इसकी स्टडी हमें करनी है नीरिस में, ठीक है? नीरिस में करते हैं। नीरिस किसका जंतु होता है? संघ एनिलिडा की क्लास पॉलीकीटा का। क्लियर? अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था, वो तो आपको याद होगा। नीरिस में जब नीरिस को क्या करना होगा, गमन करना होगा, तो वो दो प्रकार से ही करेगा, या तो रेंग कर, या तो वो रेंग कर जाएगा। भाई आपने रेंगना तो देखा होगा ना जनरली, रेंगना तो जनरल जानते होंगे ना, आप कभी कोई सब्जी वब्जी काटते हैं उसमें से तो कोई भी वो निकल आते हैं कैटरपिलर वगैरह, वो भी तो रेंगते हैं, है ना? तो रेंगना तो आप लोग जानते ही हैं। तो वो रेंगना एंड सेकेंड इज स्विमिंग, तैरना, इन दोनों ही मेथड से नीरिस जो है वो क्या करता है, गमन करता है। यहाँ पर सिर्फ क्या चीज डिफरेंस रहेगी, जब कोई नॉर्मल अवस्था में है तब तो वो क्रॉल करके जाएगा, मतलब रेंग कर जाएगा, और जब उसकी प्रजनन काल आता है तब वो स्विमिंग करता है, ठीक है? गमन के लिए वहां पर वो रेंगने की बजाय स्विमिंग को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, जस्ट बिकॉज उसका एपिटॉक वाला भाग जो होता है थोड़ा बढ़ जाता है, उसमें उपस्थित जो भी आपके पैरापोडिया होते हैं वो भी थोड़े साइज में बड़े हो जाते हैं। तो आप क्लास जरा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट है हमारा क्रोलिंग, ठीक है? क्रोलिंग की अवस्था नीरिस में 2 स्ट्रोक में कंप्लीट होती है, ठीक है? फर्स्ट स्ट्रोक जो होता है वो होता है आपका प्रभावी, दूसरा होता है आपका पुनः प्राप्ति, ठीक है? अब प्रभावी और पुनः प्राप्ति स्ट्रोक में हम क्या करते हैं क्लास, इसमें अगर आप लोगों को पहले जो डायग्राम बनवाया था पैरापोडिया का, उसमें एसिकुलर मसल याद है? कुछ इस टाइप से बनाई थी मैंने भाई, ये एसिकुलम था, काइटिन का बना था, और ये इस तरह से, याद है ना? है ना? तो इनमें जब संकुचन होता है तो ये पीछे की तरफ जाएगा और ये पैरापोडिया पूरा अपना क्या करेगा, उठ जाता है। तो ये जो अपना उठाने कर पीछे से ऐसे लेकर आएगा, समझ रहे? ये इस टाइप से जो पैर लेकर आएगा, पैरापोडिया को लेकर आता है जब नीरिस, वो हमारा प्रभावी स्ट्रोक होता है, ठीक है? और जब वो इस तरह लेकर आने का शिथिलन में जाएगी इसकी एस्कुलर वो मसल्स, तब ये नीचे लेकर आएगा। भाई क्रॉल करने का एक तरीका होता है क्लास, लाइक दिस, यही तो क्रॉल करने का तरीका होता है। तो जब तक आप अपने पैरापोडिया को उठाएंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं, है ना? बढ़ने के लिए, गमन करने के लिए आपको अपने पैरापोडिया ऊपर की तरफ उठाने होंगे, है ना? तो बस जैसे ही अपना इस तरह ऊपर उठाता है, बस इतना जो पार्ट होता है प्रभावी स्ट्रोक कहलाता है, और शिथिलन की वजह से ही नीचे आ जाता है। ये पुनः प्राप्ति, प्रभावी पुनः प्राप्ति, प्रभावी पुनः प्राप्ति। क्लियर हुआ अब यहाँ पर? सेकेंड ईयर हो गया? ठीक है बेटा, टाइम हो गया, 1-2 मिनट और कर देती हूँ। हाँ भाई, अब आ जाएं अपने स्विमिंग पर। स्विमिंग में अभी बताया था ये हेटेरोनीरिस जो होते हैं उसके ये पतवार की तरह काम करते हैं। पतवार जानते हैं ना आप लोग? एक बार इस तरह से, है ना? पतवार क्या चलाते हैं इस तरह से, मतलब पानी को पीछे की तरफ ढकेला जाता है, बस वही काम इसमें इसके पैरापोडिया करते हैं। जब इनका प्रजनन काल आता है तो ये अपने बिलों में से निकल कर कहाँ जाएंगे, किसी नदी, तालाब या फिर समुद्र की तरफ जाएंगे। वहां जाने के बाद ये स्विमिंग, तैरेंगे।
तैरने में जो मदद करते हैं वो इनके ये जो रूपांतरित इनके पैरापोडिया होते हैं वही मदद करते हैं, क्योंकि ये थोड़े साइज में बड़े होते हैं तो पतवार की तरह काम करेंगे, उस पानी को पीछे की तरफ धकेलेंगे, और पीछे का पानी को ढकेला जाता है तभी तो भाई, अगर हम नॉर्मली उसकी बात करें बोट की, तो बोट हमारी आगे कैसे चलती है, पानी पीछे जाता है तभी तो हम बोट हमारी आगे जाएगी, है ना। बस तो आगे जाने के लिए इसको अपने पैरापोडिया की मदद से उस पानी को पीछे की तरफ ढकेलना पड़ता है, ठीक है। जैसे भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किसके बारे में स्टडी की थी, कल पैरामीशियन की थी, अभी यूग्लिना की थी, है ना। तो पानी को पीछे ढकेलते हैं किसमें, स्विमिंग तो आप लोगों ने वैसे भी देखा होगा, है ना, स्विमिंग किस तरह से करते हैं, तो बस वही उसमें आपके नीरिस के द्वारा होती है स्विमिंग, ठीक है। बस अंतर ये आ जाता है कि हेटेरोनीरिस जो है प्रजनन रो होता है इसका काल, तब ये इसके ये पार्ट थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये स्विमिंग की प्रोसेस से ही आगे गमन करता है, ठीक है क्लास। तो चलें फिर, आज की मीटिंग बस इतना ही, बाकी कल नेक्स्ट उसमें बताएंगे हम।